ओके जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं सब लोग? नमस्कार, राम राम, राधे राधे। हैप्पी नवरात्रि भाई। एडवांस में जय श्री महाकाल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके जी। हाँ जी, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, उस पे विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो, सबसे पहला ग्रुप अपना ही आएगा जिस पे लगभग 34 से 35 हजार लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पुरानी क्लासेस के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, कैसा लग रहा है भाई? आ रहा है समझ में अच्छे से टॉपिक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, धन्यवाद भाई इतने सारे प्यार सपोर्ट के लिए। आज की क्लास भी बहुत शानदार होने वाली है। आज दो तीन क्वेश्चंस हमारे बचे थे जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। तो अब आप अभी तक आपके सामने तीन चीजें आ रही थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, आयत, वर्ग और वृत्त। अब उसके साथ साथ आपके पास एक और चीज आ रही है और वो है ट्राइंगल। तो अब सारी चीजें मिक्स होंगी और फिर मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? चलो, हाँ भाई, लाइक कर दो भाई, सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अपने चाहने वालों के साथ। अगर उनका भला करना चाहते हो तो उनके साथ वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हो। अच्छा जी, 3 सेंटीमीटर आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। जी एकदम बढ़िया है श्याम जी। ओके, ठीक है। हाँ भाई, और देखो मेरा आपको YouTube पर तो क्लासेस मिलती हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक पूरा मैथ्स पढ़ना है तो विनर्स की ऐप पर आपको मिलेगा। विनर्स की ऐप पे मैथ्स का सेपरेट बैच भी है और कोर्स वाइज बैच भी है। जैसे एमपीएसआई का बैच अभी हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा बैंकिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑल सब्जेक्ट का। जेल प्रहरी का बैच है, दिल्ली पुलिस का बैच है, सिंगल ओनली मैथ्स बेसिक प्लस एडवांस का बैच है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। आप विनर्स की ऐप पर बहुत ही कम फीस में कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो। एकदम बढ़िया भाई, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आंसर तो मुझे याद नहीं है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कल आपको शायद मैंने कंसेप्ट तो एक या दो ही कल हमने देखे थे, बाकी फॉर्मूले और सारी चीजें तो आपने समझ ही ली थी। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कितने लोगों से सॉल्व हुआ? ओके, हाँ जी, बेसिक से एकदम पेड कोर्स है, बेसिक एडवांस दोनों का कोर्स है। देखिए क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, आप यहां पे दो काम कर सकते हो। या तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा पर उससे भी बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक ऑप्शन लिया आपने 6, तो एक बार रेडियस 6 मानकर और फिर एक बढ़ाकर एक बार रेडियस 7 मानकर, तो आप दो बार पाई आर स्क्वायर लगाओ, एक बार 6 रखो एक बार 7 रखो और देखो डिफरेंस क्या आता है। एक तरीका। दूसरा मेथड से हम कर सकते हैं, उससे भी जल्दी हो जाएगा, कोई आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको यह कहा गया है कि पहले से बाद में, तो एक एरिया पहले था, एक पुराना क्षेत्रफल है और एक नया वाला क्षेत्रफल है। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 22। पहले रेडियस कम थी तो पहले क्षेत्रफल कम था, मतलब रेडियस कम रहेगी, है ना। इसको हम R1 नाम दे देते हैं। अब रेडियस एक बढ़ गई है तो आर ही रहने देते हैं। रेडियस अब एक बढ़ चुकी है, मतलब रेडियस अब पहले से एक ज्यादा हो चुकी है। और दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 22 है। ये मैंने कैसे लिखा, आप समझ पाए क्या? हाँ जी। चलिए, अब एक छोटा सा नियम आपको पता है डेली कि हम अब केवल और केवल यहां बात करेंगे, इसलिए आप इधर उधर की बातें ना करें, आपको उनके जवाब नहीं मिलेंगे। जो चल रहा है केवल उसी की बातें आप करिए। बाकी जो जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसको उसका काम करने दो। आप सिंसियरली आराम से अपनी क्लास को अटेंड करो, क्योंकि ये सेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
जो जो बोल रहा है उनके कमेंट्स पे ध्यान आप मत दीजिए, मैं भी नहीं देता हूं, आप भी मत दो। मस्त इधर ध्यान दो, जिसको जो करना उसको करने दो, इधर ध्यान दो। दोनों का डिफरेंस 22 है, तो मुझे बताइए कि दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हो। दोनों में से अगर पाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास पता है क्या बचेगा, आपके पास बचेगा r+1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 22। ठीक है जी। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके आगे पाई इधर चला जाएगा। अच्छा, ये एक प्रकार का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये आपका ए है, प्लस बी ये बी है। एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, r+1 माइनस आर, और आपका पाई नीचे चला जाएगा तो 22 अपॉन में 22/7 है ना, ये अपने आप पहले से कैंसिल हो चुका है। अच्छा, यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 2r+1। ठीक है, यहां ये कैंसिल हो जाएगा तो 2r 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका ये बचेगा 2r, 7 में से 1 गया 6 और ये कैंसिल हुआ, तो आपकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर आएगी। ये एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। बताओ समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। आप चाहें तो ऑप्शन से कर लीजिए, उससे भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली देखो भाई, लगभग 800 लोग देख रहे हो और लाइक आधे हैं, इतनी कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग। ठीक है, अच्छा एक बार और समझा देता हूं। पहले त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्रफल भी कम आएगा, बाद में त्रिज्या 1 बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी ज्यादा आएगा। तो इसका क्षेत्रफल बड़ा आएगा, इसका कम आएगा, इसलिए इसको आगे रखा, इसको बाद में, और दोनों का अंतर 22 है। पाई मैंने कॉमन लिया तो r+1 और r, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। तो a क्या है, r+1, b क्या है, r, फिर a क्या है, r+1, b क्या है, माइनस r, a प्लस बी, a माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी। फिर यहां r 2 बार है, एक बार है, प्लस आर माइनस आर गया तो बचा एक, एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को भी। इधर आपका पाई इसके नीचे गया तो 22/7 कैंसिल, बचा केवल आपके पास 7। 2r+1 बराबर 7, 7 में से 1 गया 6, आर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 3। बहुत आसान था, एकदम फाइन, एकदम परफेक्ट। चलो बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। 2 क्वेश्चंस मैं आपको भी करवाने वाला हूं, एक ये है, एक इससे और थोड़ा सा एडवांस है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। टाइल्स लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइल्स वाले, फ्लोरिंग वाले क्वेश्चन, ये वो हैं। और अभी इसका एडवांस भी आगे आएगा, इसके और कठिन क्वेश्चंस भी आगे हम करेंगे, है ना। अभी मैं आपको पहले सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सारे जितने होते हैं, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, घन है, घनाभ है, गोला, बेलन, शंकु, त्रिभुज, चतुर्भुज, प्रिज्म, सबका पहले बेसिक पूरा बताऊंगा, फिर उनके आपको हाई लेवल की क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बहुत अच्छे से हर लेवल आपका इसमें कवर होने वाला है। हाँ जी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, वहां पे आपको मिल जाएगी। गुड भाई, देखिए जी, मैं आपको यहां पे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि यहां पे आपने अगर यूनिट्स का ध्यान दिया हो तो एक बार आपके पास आ रहा है डेसीमीटर और एक बार आपके पास आ रहा है मीटर। तो मैं आपको एक लाइन में पहले पूरा कनेक्शन बता देता हूं ये क्या है, और इसका मेरा YouTube पे एक अलग से वीडियो भी डला है, आप सिंपल सर्च कीजिएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट बाय आदित्य सर, मेरा एक वीडियो मिलेगा छोटा सा, उसमें मैंने ये मीटर, किलोमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इन सबको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, आपको एक बार में दिमाग में बैठेगा। देखो, एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, मीटर को सबसे बीच में रखा जाता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, थोड़ा सा यूनिट्स, इकाइयों के बारे में बता रहा हूं, अच्छे से सुनना इसको, है ना। मीटर एक सेंटर में होता है, मीटर से अगर छोटा कहा जाए तो वो होता है डेसीमीटर।
ठीक है। डेसीमीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। तो कहा जाता है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर। अच्छा, मीटर से बड़ा क्या होगा? मीटर से बड़ा होगा डेकामीटर। डेकामीटर से बड़ा क्या होगा? हेक्टोमीटर। ठीक है। हेक्टोमीटर से बड़ा क्या होगा? हेक्टोमीटर से बड़ा होगा आपका किलोमीटर। यह पूरा कनेक्शन होता है। और एक अच्छी बात क्या होती है कि इन सब में 10 का डिफरेंस होता है। इन सब में 10 का डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे सर इस डिफरेंस से हमें क्या लेना देना? बहुत सारा लेना देना है। 1 किलोमीटर बराबर, आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, क्योंकि किलोमीटर से अगर मीटर पे जाना है ना, तो बीच में 3 बार 10 पड़ेंगे, और 3 बार 10 का गुणा करो जरा, तो कितना आएगा? 3 बार 10 का गुणा करोगे तो 1000 मीटर आएगा। मैं आपसे कहूंगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो किलोमीटर से अगर सेंटीमीटर पे जाओगे तो कितने 10 पड़ेंगे? 5। तो आप 5 बार 10 का गुणा करोगे, मतलब 5 जीरो लगाओगे, इतने सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड, बहुत प्रॉपर रूल है। इसको आप याद रखिए, आराम से आपसे हर प्रकार की यूनिट जब भी आएंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका और एक फायदा बताऊं मैं आपको। इसका एक फायदा और यह है कि अगर मीटर की जगह ग्राम होता है ना, तो ये पूरा ग्राम में कन्वर्ट हो जाता। देखो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अगर यही चीज लीटर हो जाती तो भी सेम, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, है ना। तो ये सब में इसी प्रकार का रूल चलता है। अब आप बोलोगे सर ये सब बता क्यों रहे हो आप? तो भाई यहां पढ़ो जरा, 4 डेसीमीटर, है ना। 4 डेसीमीटर की हमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है। हमारे पास एक फ्लोर है, एक फर्श है कुछ इस प्रकार का, जिसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर में है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 6 मीटर में है। और मुझे इसमें स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है ना। स्क्वायर का, स्क्वायर सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। मतलब मुझे इसमें हर जगह एक टाइल्स लगानी है। वो टाइल्स 4 डेसीमीटर लंबी और 4 डेसीमीटर ही चौड़ी होगी। वर्गाकार है, मतलब लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होगी ना। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो आपको समझ में आ गया कि ये हो गया। पर दिक्कत ये है कि ये डेसीमीटर है और ये मीटर है। तो या तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, या डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आसान क्या रहेगा? मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो किसका गुणा करेंगे? 10 का। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसको 80 डेसीमीटर कर लो और इसको आप 60 डेसीमीटर कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। हम यहां लेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। हमारे पास जितना भी एरिया है वो, और उसमें डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल, है ना। एक टाइल्स कितनी जगह घेरती है उसका। सोचो जरा, टोटल हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, अगर उसमें एक टाइल्स कितनी जगह घेरती है वो पता चल जाए, तो इससे मुझे पता चलेगा नंबर ऑफ टाइल्स जितनी मुझे जरूरत है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 80 इंटू 60। अच्छा, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 इंटू 4 होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आएगा आपका। 4 से कैंसिल करोगे 20 बार, 4 से कैंसिल करोगे 30 बार, ठीक है। 4 से कहां 30, कहां 15 बार, ठीक है। 20 और 15 का गुणा करो, कितनी टाइल्स लगेगी भाई? यहां लग जाएंगी 300 टाइल्स। ये आपका आंसर आएगा डी। ऐसे और अभी आएंगे क्वेश्चंस, है ना, आगे और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। ईंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक बड़े घन से छोटे कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, घन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे घनों को पानी के अंदर डुबाएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये बार बार जब करोगे तो सीख जाओगे। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा सा रूम है, उसमें हमें एक फिक्स साइज के बॉक्स रखने, कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। सो ऑल, हम ये जितने टाइप हैं वो सारे देखेंगे। मेन आपको यहां पे कंसेप्ट समझना है कि हमने किया क्या, है ना। मैंने ये देखा कि मेरे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है,
कितनी जगह में मुझे टाइल्स लगानी है और एक टाइल्स कितनी जगह घेरेगी ये मुझे देखना था, है ना। और हमें यहां पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, है ना। तो अगर हमारे पास 8 मीटर था तो हमने उसको 80 डेसीमीटर किया, और 6 मीटर था तो उसको 60 डेसीमीटर किया, क्योंकि टाइल्स का आकार भी डेसीमीटर में है। या तो सब डेसीमीटर में हो या हर चीज आपकी मीटर में हो, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। अल्टीमेटली लॉजिक ये है। बोलो जल्दी से, मुझे बताओ समझ में आया हां या ना, फिर आगे बढ़े। फिर एक इससे भी शानदार क्वेश्चन आ रहा है, और अगला क्वेश्चन पढ़ के अगर आपका दिल ना खुश हो जाए तो मुझे बोलना। बताइए जल्दी। ओके है, आ गया समझ में। टोटल फ्लोर का क्षेत्रफल और एक टाइल्स कितनी जगह घेरेगी उसका भाग देना है, खत्म, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या इसका? ये लो, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आखिरी में और बता दूंगा मैं। अच्छा जी, 2 बार 4 इसलिए लिखा भाई क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। टाइल से वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा तो उसकी 4 गुणा 4 ही आएगी ना, इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। 4 कहां से आया? 4 वो लिखा है, यहां से 4 आया। ठीक है, चलिए बाकी इसका एक वीडियो आप देख लेना, मैंने पूरा इसको एक अलग से वीडियो में सिखाया है, कब गुणा करते हैं कब भाग देते हैं। वीडियो सर्च कर लेना, विनर्स की चैनल पे मिलेगा ये, उस पे आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट बाय आदित्य सर करके सर्च करना, मिलेगा। लो भाई, बहुत ही शानदार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, देखो भाई जो लोग लेट आए हैं अब उन्हें उन्हें मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, है ना। आप एकदम टाइम पे आया करो। यहां ये भी नहीं बोल सकता कि आप वीडियो को बाद में देख लेना, इसलिए आपके पास टाइम पे आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा ना तब आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना है, फिर जब मैं लिखूंगा वो आपको देखना है। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लें तो मुझे जरूर बताएं कि हाँ सर क्वेश्चन पढ़ लिया है, समझाओ, जल्दी से बता देना, है ना। कंटेंट तो आपको बहुत शानदार मिलेगा भाई, एकदम अप टू डेट और हाई लेवल का, बेसिक से हाई। यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी समस्या होती है, या तो एकदम कोई बेसिक पढ़ाता है या कोई बहुत हाई पढ़ाता है, और मैं दोनों चीजें मेंटेन करता हूं, हमेशा बेसिक से शुरुआत और फिर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए जी, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट और 10 फीट है। फर्श पर 3 अलग अलग रंगों के 2 फीट लंबाई की वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। हर तरफ पंक्ति की पहली पंक्ति में काली टाइलें बिछाई गई हैं। शेष के 1/3 में सफेद रंग की टाइल और शेष जगहों में नीली टाइलों को लगाया जाए तो कितनी नीली टाइलें होंगी? ओके, ठीक है, देखिए अब जरा, अब कमेंट आप बंद करें और अच्छे से देखें, क्योंकि अब मैं कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। अब इधर देखिए, आप सबसे पहले तो ड्रॉ करो, आप एक फ्लोर बना लो। ये आपके पास एक फ्लोर है, एक फर्श है, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई कितनी है? 10। ओके है। अगेन हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है, और वर्ग का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कैसी हो, बराबर हो। तो अगर इसकी लंबाई 2 होगी तो चौड़ाई भी कितनी होगी? 2 होगी। ये अंडरस्टूड है, यहां तक तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब आगे पढ़ो। हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई गई। ब्लैक टाइल्स आर लेड इन द फर्स्ट रो
ऑन ऑल साइड्स। तो देखो जरा मैं ब्लैक टाइल्स कैसे लगाऊंगा हर तरफ। तो एक तो मैं इस तरीके से ब्लैक टाइल्स बिछा दूंगा, है ना। यहां पे मैंने यहां से यहां तक ब्लैक टाइल्स बिछा दी, एक लाइन ये लगा दी, है ना। फिर इधर भी तो लगेगी, तो एक लाइन ये लगा दी और एक लाइन ये लगा दी। देखो पूरे फ्लोर के चारों तरफ टाइल्स ऐसे ही लगेगी ना, ऐसे ही टाइल्स लगेगी चारों तरफ। तो मैंने रूम के चारों तरफ क्या करा, ब्लैक कलर की टाइल्स पूरी बिछा दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना, कि इसका एरिया क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक पूरी ब्लैक टाइल्स लगी है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, है ना। इसकी लंबाई कितनी है 10 और इसकी चौड़ाई कितनी है 2। तो इसका क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 20, 10 गुणा 2 20। तो यहां से यहां तक अगर 20 स्क्वायर फीट है तो यह भी तो 10 बाई 2 की जगह ही घेर रहा है, यह भी तो 2 है। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 20, है ना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया टोटल 40। अब ये एक बात हुई, ठीक है। अब चलो इस पे, अब हमें देखना है यहां से यहां तक इतने का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत अच्छे से सुनना। मुझे एक बात बताओ कि ये ऊपर से नीचे तक पूरा 20 है, ऊपर से नीचे तक 20 है, हाँ या ना। ऊपर 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नीचे 2 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2 और 2 4 गया। तो यहां से मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, यहां से अगर यहां तक पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये 16 फीट बचा, है ना। तो ये 16 फीट बचा और चौड़ाई तो अभी भी इसकी 2 है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल 32। और अगर इसका क्षेत्रफल 32 तो इसका क्षेत्रफल भी 32 ही होगा, है ना। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आ गया 32, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 64। तो ये बस सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये था। इसके बाद आंसर लाने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक की लंबाई 10 है और टाइल्स की चौड़ाई 2 है, तो 10 गुणा 2 20 स्क्वायर फीट, और ये 20 तो ये भी 20, टोटल कितना हो गया 40। अच्छा, ऊपर 2 कम हो गया, नीचे 2 कम हो गया, तो टोटल 20 में से 2 और 2 4 कम हो गया, तो यहां से यहां तक 16 ही तो बचा। तो ये टोटल हमारे पास 16 है, लेकिन चौड़ाई टाइल्स तो 2 फीट की है ना, तो 16 गुणा 2 32, और अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा 64। तो हमारे काले रंग की जो टाइल्स है वो 40 और 64, 40 और 64 104 स्क्वायर फीट में काले रंग की टाइल्स लगी है। अब देखना जरा आगे, है ना। पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना, फर्श का क्षेत्रफल कितना 200 स्क्वायर फीट। उसमें से ब्लैक कलर की टाइल्स ने जगह घेरी है, ये काले रंग की टाइल्स है जिसने जगह घेरी है 104। तो हमारे पास बचा कितना 96। अब वो बोल रहे हैं कि शेष के 1/3 में सफेद लगेगा, तो हमारे पास बचा 96। 96 का 1/3 होता है 32, ठीक है। तो 96 में से 32 भी चला गया, तो 32 चला गया, तो आपके पास बचा कितना 64। ये जो 32 स्क्वायर फीट है इसमें कौन सी टाइल्स लगी है, व्हाइट। अब जो बचा इतना क्षेत्रफल हमारे पास बचा है, और इस क्षेत्रफल में हमें लगानी है नीली रंग की टाइल्स। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये कुल क्षेत्रफल है, इतनी जगह हमारे पास बची, और हर टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है 2 गुणा 2। तो एक टाइल्स अगर 4 स्क्वायर फीट की जगह घेरेगी तो 64 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगेंगी भाई, 16 टाइल्स लगेंगी। ये आपका आंसर होगा। 16 मतलब कहां गया ए। बताइए समझ में आया? बिल्कुल सही, 16 इसका आंसर आएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से देखना। सिर्फ कैलकुलेशन है, और अगर आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा लेंदी है, अदरवाइज बहुत इजी है। और मैं समझा रहा हूं इसलिए इतनी खिचड़ी बना रहा हूं, नहीं तो आपको दिख ही रहा है 10 गुणा 2 20 और 20 40, तो तुरंत आप 40 लिख दोगे। 16 दूनी 32 और 32 64, टोटल हो गया 104।
104 स्क्वायर फीट में काली टाइल्स है, तो हमारे पास शेष रिमेनिंग बचा 96। 96 का 1/3 32 चला गया व्हाइट में, बचा 64। एक टाइल्स 4 स्क्वायर फीट की जगह घेरेगी, तो 64 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगनी चाहिए? 64 स्क्वायर फीट में आपकी 16 टाइल्स लगनी चाहिए, यह आंसर होगा। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? ओके है। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक बार में समझ में आया होगा, और क्वेश्चन पढ़ने में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो उसका असर आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलो भाई, बढ़िया, आ गया समझ में, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना। नेक्स्ट अब कंसेप्ट की बात करते हैं। आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज आपको हम ट्राइंगल के बारे में बताएंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज, एक बार जल्दी से मुझे बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से इसका आंसर और दे दो, और फिर मैं आपको सारे ट्राइंगल्स, उसके फॉर्मूले, दो चीजें बता दूंगा। जहां इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, और फिर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ओके, 200 टाइल्स नहीं थी भाई, 200 टोटल क्षेत्रफल था, लंबाई गुणा चौड़ाई था। ठीक है, देखो भाई, कई लोग त्रिभुज बोल रहे हैं 3 प्रकार के। अब बताओ, तुम लोगों ने 6, 7 साल, 8 साल मैथ्स पढ़ा और आज तक तुम्हें यही नहीं पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। और फिर बोलते क्या हो, स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते थे। तुमने तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करी है ना। कोई कोई 6 प्रकार के त्रिभुज बता रहा है भाई, 6 प्रकार के तो मुझे भी नहीं पता। स्कूल में अच्छे से पढ़ना चाहिए था, है ना। इसलिए लोगों को सलाह दिया करो कि स्कूल का बेसिक अच्छे से पढ़े। त्रिभुज होते हैं 4, है ना। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। बाकी इन सबको हम ज्योमेट्री में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, मैं आपको डायग्राम सहित बताते जाता हूं। सबसे पहला आपका ट्राइंगल होता है जिसे बोला जाता है हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में कहा जाता है इसे स्केलिन ट्राइंगल। और जैसा इसका नाम है एकदम क्लियर है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हो? अलग अलग होती हो। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, है ना। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप याद रखना, सभी त्रिभुज के लिए फर्क नहीं पड़ता कौन सा त्रिभुज है, पर सभी त्रिभुज के लिए एरिया, है ना, एरिया मतलब इसको मैं कहूंगा क्षेत्रफल। तो कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। तो मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी आपके पास त्रिभुज आ जाए, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता है तो आप इस फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सपोज करिए कि इसका आपको हाइट इसकी पता चल गई, इसका बेस पता चल गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, चारों त्रिभुज में से किसी का भी क्षेत्रफल निकाल लो, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर हर बार आधार और ऊंचाई ना हो तो क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक हीरोज फॉर्मूला था, है ना। कौन सा था? अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और आपको पता होगा कि एस का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद होगा, है ना। और एक मजे की बात बताता हूं, आपने सबने रटा तो होगा, पर जहां तक मेरा एनालिसिस है, केवल 2-4% लोगों को पता है कि ये एस का मतलब क्या होता है।
ना कोई आपको ये बताता है और ना आपने भी कभी कोई इच्छा करी कि ये एस होता क्या है ना। कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है। एस को इंग्लिश में बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, या हिंदी में कहा जाएगा इसको अर्ध परिमाप। अगर ये नाम पता होता ना तो आपको वैसे ही पता होता। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, और अगर सेमी पेरीमीटर आ गया, अर्ध परिमाप आ गया, मतलब आधा करना है। परिमाप का आधा होता है बेसिकली ये। तो एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अदरवाइज आधार और ऊंचाई पता है तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब लोग? अच्छा, इसके बाद दूसरा कौन सा त्रिभुज आता है? इसके बाद आपके पास दूसरा त्रिभुज आता है जिसे सेकंड नाम हम देंगे, इसे हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाम से स्पष्ट है अगेन, जिसकी क्या हो? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एक। ठीक है, ये इधर हो गया। सपोज कर लो कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये थोड़ी सी अलग है। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। इन दोनों भुजाओं को ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। आप अब यहां इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आप दो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एक तो इसी फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, लेकिन दो भुजाएं बराबर होंगी तो आप अगर इसको लगाओगे तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकालोगे। तो ए कितनी बार है? 2 बार है। बी 1 बार है, डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको एस की वैल्यू मिलेगी, उसको यहां रखोगे। अब आपको पता है कि यहां सी तो है ही नहीं, और ए कितनी बार है? 2 बार। इसलिए क्या हो जाएगा? एस माइनस ए का स्क्वायर। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो आप क्या करेंगे? एस माइनस ए का स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा आपका एस माइनस बी। एक फॉर्मूला ये होता है। अदरवाइज आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, कौन सा वाला? बी बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये वाला याद है क्या आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। बताओ जल्दी से। तो ये दोनों फॉर्मूले, अब ये डिपेंड करता है, कभी हमारा काम इससे हो जाएगा, कभी इससे। आंसर दोनों से सेम आएगा, है ना। अगर आपको दोनों भुजाएं दी हुई हैं तो इसके कंपैरिजन में इससे आपका आंसर जल्दी आएगा। बी बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ओके है? हाँ, और बस आप इनको भी इनके नाम से याद रखो तो आपको क्लियर रहेगा कि हां किस तरीके से हमें इनको रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। तीसरा देखते हैं। इसके बाद तीसरा आपके पास क्या आएगा? तीसरा आपके पास रहेगा, बताओ तीसरा कौन सा? तीसरा आपके पास आना है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। ये ए, ये बी, ये सी, ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, इसलिए तीनों भुजाएं ए। अच्छा, मैं परिमाप का आपको अलग से फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, वो तो अंडरस्टूड है, कॉमन है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो वो क्लियर है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तीनों भुजाएं हो गई। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा। और अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है, अगर इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? ए। √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, बताओ क्लियर है? ये भी आपको पता है ये फॉर्मूले बने कैसे हैं? ये वाले फॉर्मूले आप आराम से बना सकते हो, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो, क्योंकि देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं। मैं आपको बताता हूं, कोशिश करना आप ये फॉर्मूले बनाने की। इसके पहले के जो दो फॉर्मूले हैं वो अपने आप में एक थ्योरम्स हैं, उनका बहुत लंबा एक प्रूवन सॉल्यूशन है, पर इनका हम अपने दिमाग से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं।
अगर ये एक ट्राइंगल है, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, ठीक है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये पूरा ए है, तो ये इसको आधा आधा बटेगा, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। और अगर मुझे हाइट निकालनी है, आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, h² इज इक्वल टू a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, h² इज इक्वल टू a², a का स्क्वायर बटे में 4। फिर वर्ग हटेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a²। समझ में आ रहा है? इसको आप करना, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अरे एक छोटी सी गलती कर रहे हैं यार, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी। हमें ये निकालना है ना, सॉरी, हमें क्या करना है, a² बराबर करना है h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको आप सॉल्व करना और आप देखना आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो h² क्या होगा, a² माइनस a² बाय 4। तो ये क्या होगा, 4a² माइनस a², ये आएगा 3a², ठीक है। 3a² अंडर रूट हटेगा तो √3/2, a² का a बचेगा, उससे ये आ जाएगा। और अब आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, तो एरिया का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आपकी क्या है, √3/2 इंटू ए, और ये हो गया क्या, हाइट। बेस क्या होता है, बेस होता है ए। इसको आप सॉल्व करो तो देखो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, √3 ऊपर रहेगा, ए और ए का गुणा हो जाएगा a²। इससे एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो दोनों फॉर्मूले, पहले हाइट का फॉर्मूला बना, हाइट के फॉर्मूले को यहां रखा, बेस करा, उससे एरिया का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी अपने लेवल पे कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि ये दोनों फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलो चौथा और आखिरी, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं, कौन सा बचा है अब आपके पास बचा है चौथा समकोण त्रिभुज। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। जो बड़ा आसान, सबसे बेस्ट, है ना। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोथीनियस। ये हो गया आपका आधार, आधार मतलब क्या हो गया, बेस। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका लंब। अब देखो, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला पहले ही बोला, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ कि यहां बेस क्या है, तो यहां बेस तो खुद बेस ही है, लेकिन यहां हाइट क्या है, हाइट का काम यहां पे परपेंडिकुलर करता है, लंब करता है। इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, 1/2 आधार गुणा लंब। तो वो आधार गुणा लंब नहीं है, गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा कि बेस और हाइट का ही मल्टीप्लिकेशन यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। आया समझ में? तो ये आप इसके बारे में याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा अभी 2 और कंसेप्ट हैं, मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लें। 2 चीजें हम सीखेंगे अभी, और ये ज्योमेट्री का पार्ट है वैसे, पर मैं आपको केवल इनके अभी फॉर्मूले बताऊंगा। परिवृत्त और अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, और ये होता है इन सर्कल, है ना। इनसे बनती है परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, सरकम रेडियस, इन रेडियस। ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर ट्राइंगल के बाहर सर्कल बने या ट्राइंगल के अंदर सर्कल बने, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं, पर अब हम चलते हैं थोड़े से फॉर्मूले की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, नहीं याद होंगे तो इनको करना, क्योंकि अब इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हमें आने वाले हैं। और आप जानते ही हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कनेक्टिंग आते हैं, 2 चीजों को एक साथ जोड़कर पूछेंगे। आप पहले क्वेश्चन से ही समझ जाओगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, अच्छे से पढ़ो, मैं इसको समझाता हूं। हाँ जी, वो आपको बताऊंगा अभी मैं ना।
परिवृत्त, अंतःवृत्त, उसके फॉर्मूले अभी मैं लिखवाने वाला हूं, थोड़ी सी जरूरत आने दो, तब तक आप इसका आंसर बताओ मुझे। पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से? ओके भाई, देखिए, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा? अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, और अगर डायग्राम नहीं बनाया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहां पे करना क्या है ना? कई लोगों के आंसर भी आ गए। ठीक, देखो, आपसे कहा गया है एक काइट है, तो पहले तो आपको काइट बनाते तो बहुत अच्छे से आती होगी। ऐसे आप एक काइट बनाओ, जैसे ही काइट बनाओगे अपने आप ये डायग्राम आ जाएगा। ये है भाई, है ना? तो ये पता है क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं तो क्लियर रहेगा। ये जो ABCD है ये स्क्वायर है ना? थोड़ा सा डायग्राम आप और अच्छा बनाना अपनी कॉपी में। ABCD पता है क्या है? वर्ग है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और इसका डायगोनल कितना है, विकर्ण कितना है? 32। विकर्ण क्या होता है, इसी को बोलते हैं। ये हो गया इसका 32, ठीक है। रहा सवाल इसका, तो इसको तो हमने C नाम दे दिया, इसको नाम दे देते हैं E और F। तो ये जो आपको दिख रहा है ना त्रिभुज CEF, ट्राइंगल CEF, ये बनेगा एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बनेगा ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको यहां पे वो बोलना चाह रहे थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और एक बार करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दोगे तो जितना कागज बनाने की जरूरत है वो आ जाएगा। अब देखो, आपको अगर डायगोनल दिया है, वर्ग में विकर्ण दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का वर्ग बटे 2। इससे एरिया निकल जाएगा, ये अब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए मतलब इसकी हर भुजा 8 सेंटीमीटर की है, ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 इंटू 8। करो अब जरा सॉल्व, अब तो बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा, बाकी आपसे आराम से बनेगा। चलो, कर लोगे ना, आगे बन जाएगा ना? क्या करना है, कंसेप्ट समझ में आया? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना? तो विकर्ण से डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? D का स्क्वायर बाई 2। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं, ए स्क्वायर बराबर, है ना, विकर्ण का वर्ग बटे 2। और इससे आपको क्षेत्रफल मिलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको आप करना, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए वाला आएगा 539.712 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर है, ठीक। इसको आप लोग करिएगा, बनेगा आपसे आराम से। √3 की वैल्यू रख लेना, उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी 1.732, आपसे बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए भाई, इसको अब आप पढ़ो, जरा पढ़ो और फिर देखते हैं क्या करते हो। नहीं तो मैं बताता हूं, या 1 मिनट रुक जाओ, इसको कर लो। चलो, उसको थोड़ी देर रोक लो, है ना, क्योंकि अगर उसको बताऊंगा तो फिर आगे और कोई क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। उसको कर लो। ओके, करिए। तार वाले क्वेश्चन तो भाई आप लोग अभी तक 3-4 बार कर चुके हो, इसका आंसर तो बता ही दो जल्दी से।
ओके, चलो बता दूं क्या, या कर लोगे तुम लोग? देखो, किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। एक वायर था, एक वायर था, इससे मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? एक समबाहु त्रिभुज बनाया, जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और एक्चुअल में इसका एरिया कितना है? 121 √3। तो आपके √3 से √3 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इंटू 4 होगा। ए निकालना है तो 121 इंटू 4 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, बहुत आसान है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 11 इंटू 2, 11 का वर्ग, 2 का वर्ग 22। ये ए आया है। ए मतलब एक भुजा, एक भुजा 22, तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी? तीनों भुजाएं होंगी 22 इंटू 3, तो तीनों भुजाएं होंगी 66 सेंटीमीटर। मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो वायर है, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है? 66 सेंटीमीटर। बोलो, आया सभी का आंसर? ये एक भुजा 22 है ना, तो तीन भुजाएं होती है, तीन से ही तो गुणा करेंगे, तो टोटल उसकी लेंथ कितनी आएगी? 66 सेंटीमीटर आ जाएगी। इससे अब हमने क्या बनाया? इससे अब बनाया गया एक सर्कल, और उसका एरिया बताना है। तो इसको अगर मोड़कर एक सर्कल बनाओगे, तो जितनी तार की लेंथ है उतनी ही इसकी सरकमफेरेंस आएगी, परिधि आएगी। तो 2πr बराबर 66, पहले r निकालना पड़ेगा, तो 66, 2 पाई नीचे 22, 7, 22 का 3 गुना 66, ठीक है ना, 2 इधर पाई इधर, 22 या 66, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? नहीं, 44 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 22 से कैंसिल होगा 3 बार, 21 का आधा। आर की वैल्यू आ गई आपकी 10.5। अब आर की वैल्यू अगर 10.5 है, तो अब आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 10.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, और फिर से 105/10। बताओ, कर लोगे इसका आंसर? क्या आ रहा है? 346.5। वेरी गुड, है ना, काफी आसान है, आराम से आप इसको बना लोगे। तो इसका आंसर आएगा 346.5, और स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट जरूर बोलने की आदत बनाया करो, ताकि आपको उसके बारे में भी गलतियां उससे जुड़ी हुई ना करो। तो आंसर आएगा आपका 346.5, ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ नया नहीं था, बस ट्राइंगल था। आपने पहले उसका पूरा, उसकी एक भुजा निकाली, 3 गुना किया तार की लंबाई, तो इसकी परिधि भी कितनी होगी? 66। परिधि से आपने आर की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने पाई आर स्क्वायर लगा दिया। 10.5 को 105/10, 105/10 करा, आपका यह आंसर आ गया। ओके है, चलो बहुत अच्छे। 7 कहां से आया? कौन सा वाला 7 यार? पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, ऐसे आया। ये लो भाई, एकदम शानदार क्वेश्चन, पढ़ें इसको अच्छे से। नोट्स मिलेंगे भाई टेलीग्राम चैनल पे, अभी बताता हूं मैं। फिर से वीडियो देखने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्लास खत्म, वीडियो वहीं का वहीं खत्म। जिसने पढ़ लिया उसने पढ़ लिया। नोट्स आपके सभी के लिए, नोट्स आपको आराम से मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। लो भाई, रबर की लंबाई बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, और ये एक तीसरा सर्कल है। मैंने उल्टा बना दिया। एक रबर बैंड मैंने लिया, है ना, एक रबर बैंड लिया, और इनको बांधने की कोशिश करी कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से इनको बांधने की कोशिश करी। तो ये जो रेड कलर का रबर बैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी आपको लंबाई बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं आपको इसकी 2 चीजें बताऊंगा। आपको ट्रिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है,
तो आप यहां पे ऐसा समझ लीजिए, आपसे बोला है व्यास, व्यास मतलब इसका सभी का तीनों का व्यास समान है, तो ये कितना है 10। तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी 5, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, बताओ भाई क्या आंसर है। देखो मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये होती है कि अगर 3 सर्कल हैं तो 3 बार डायमीटर लिखेंगे और प्लस 2 पाई आर करेंगे। अगर 4 सर्कल होते, 4 वृत्त होते तो 4 बार डायमीटर लेते और प्लस 2 पाई आर करते। अगर 2 वृत्त होते, मान लो 2 वृत्त होते, तो 2 वृत्त को अगर एक रबर से बांधा जाएगा तो 2 सर्कल है तो 2 बार डायमीटर और आप लोगे 2 पाई आर। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना, बहुत आसान है कैसे बना फॉर्मूला। फिलहाल आंसर लाते हैं। तो व्यास कितना है, 3 गुणा 10 प्लस 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। अच्छा आपको बोला क्या है, आंसर पाई में आ रहा है ना, ओके। तो पाई में आ रहा है तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 10 पाई, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 30 प्लस 10 पाई ये आपका आंसर है। ओके ठीक है, मैं आपको अभी बस थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं क्योंकि अभी टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये फॉर्मूला पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसा। आप फिलहाल इतना समझ लो कि यहां से यहां तक जो होती है वो 2 पाई आर का 1/3 होता है। तो 2 पाई आर का 1/3, फिर 2 पाई आर का 1/3 और फिर 2 पाई आर का 1/3। तो अगर 2 पाई आर का 1/3 को 3 बार जोड़ोगे तो वो अपने आप में 2 पाई आर ही बनेगा। ठीक है, वो अपने आप में क्या बनेगा, 2 पाई आर ही बनेगा। और रहा सवाल इसका यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, है ना। ये अगर ऐसा बनेगा तो अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो ये किसके बराबर होता है, ये 2r के बराबर होता है। तो ऐसे 2r होगा, तो ये 2r है, ये 2r है और ये 2r है, तो ये बनता है 6r और 6r किसके बराबर होता है, 3d के। अभी समझ नहीं आएगा चिंता मत करो, आपको कल बता दूंगा, है ना। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको फॉर्मूला कभी रटना नहीं पड़ेगा, आराम से खुद याद करोगे और खुद डायग्राम देखकर आप फॉर्मूला बनाने लगोगे, उतना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना पर्याप्त है। 2 छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। पहला, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट लिखोगे, सबसे पहला ग्रुप अपना ही आता है। 35,000 लोग हैं जिसमें उस ग्रुप को ज्वाइन करना। आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मेरी क्लास 9:30-10 तक चलती है, तब तक पीडीएफ में भेज नहीं पाता हूं, तो वो सुबह आपको मिलेगी। दूसरी बात, कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल शनिवार है, शनिवार को कल कुछ कारण से सभी क्लासेस मेरी बंद है, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी मंडे को, है ना। तो मंडे में आपको एक तो इसका लॉजिक बताऊंगा और इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं अंतःवृत्त परिवृत्त वाले, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए देंगे। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब मंडे को देखेंगे। ठीक है, तो आप और रिवीजन कर लो, जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लो। और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, अगर आपको परिवृत्त अंतःवृत्त, इन सर्कल इन रेडियस और सरकम रेडियस सरकम सेंटर के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को करके देख लेना, है ना। तो कल आप इंतजार मत करिएगा, कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। मंडे हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाने के पहले आप वीडियो को लाइक करते हुए जाना, बाकी मंडे हम आगे बढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे। ठीक है भाई, और अब आप लोग काफी सुधर चुके हो, है ना, क्योंकि अब केवल पढ़ने लिखने वाले लोग ही रोज आते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा लाइव क्लास में क्या हुआ है
क्योंकि सबको पता होता नहीं है, जो पढ़ने वाला है वही आता है, और वो इत्मीनान से पढ़ाई करते हैं क्योंकि आपको टेंशन है कि ये पूरा ध्यान से पढ़ना है, वीडियो बाद में नहीं मिलेगा। और आप इसका रिजल्ट देखना, आपने बाकी चैप्टर जो फ्री में पढ़े और इस बार जो ऑनली लाइव पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट में भी आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि इस बार आपका पूरा ध्यान सीखने पर है, सीखना है, नहीं तो वीडियो बाद में नहीं मिलेगा, है ना। और इसका फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। चलिए जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को, आगे बढ़ेंगे। सब लोग अच्छा ध्यान रखें और यूं ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ओके, चलिए जी। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए वहां भी हम शेयर करते रहते हैं, कभी कुछ मोटिवेशनल, कभी कुछ इंफॉर्मेशन। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स अभी आपको क्लास के एंड में दिखाई देंगी। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।